हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो भैया आज हम लोग रिवीजन बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन होने जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये हो रहा कि भैया आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी इसके बाद रिवीजन हो रहा। आज जो है प्लांट फिजियोलॉजी हम लोग रिवीजन करेंगे भैया। हम लोग आज का जो मेन रिवीजन है प्लांट फिजियोलॉजी है भैया। और ये जो यूनिट है भैया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है भैया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो भैया ये बात समझ लो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भैया आज हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी करीब मेजॉरिटी हम लोग बढ़िया से रिवीजन करेंगे। ठीक है, ठीक है भैया, तैयार हो ना? जिस तरीके से मेरा एक ही चीज़ है, एक ही प्रतिबंध है कि भैया अगर आप तो दो ही कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि अगर आप तो आता रहे अगर आप तो आता रहे तो अपने मन से अगर सवाल तो आता रहे अपने मन में बोलना है, अपने मन में बोलना है। लेकिन बोलना है जरूर भैया, अपने मन में बोलना है, मन में बोलना है, मन मन में बोलना है। ठीक है, बोलना है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो अपने माइंड में सुनना है, पहले तुम्हें सुनना है, फिर रिकॉल करना है। फिर अगर दोबारा वही चीज हम पूछेंगे तो आप तो जवाब देना है। ठीक है भैया, जवाब देना है। तो तैयार हो ना भाई? अगर आप तो नहीं आता है तो आप तो पहले सुनना है, फिर रिकॉल करना है, फिर जवाब देना है। दो चीज सुनो, अगर आप तो आता है तो अपने मन में बोलना है। अगर आपको सही लगता है इन्वायरमेंट, आपको लगता है कि बोलने लायक है तो तुम बोल भी सकते हो। लेकिन अगर आपको इन्वायरमेंट नहीं सही लगता है, जैसे लगता है कि लाइब्रेरी में या तुम कहीं ऐसे जगह बैठे हो जहां तुम बोल नहीं सकते हो, वहां पे तुम अपने मन में बोलना है, लेकिन बोलना जरूर है। ठीक है, अगर नहीं बोल पा रहे हो तो रिकॉल, नहीं आ रहा है आंसर तो रिकॉल करो और फिर उसके बाद जवाब देना है। लेकिन जवाब जरूर देना है, ऐसा नहीं है कि जवाब मत देना। ठीक है, तो मेरे पास दूसरी चीज मैं बता दे रहा हूं कि ये भैया ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से रिवीजन होने जा रहा है। बहुत कम समय में आपको बहुत ज्यादा प्रोवाइड करवाऊंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन लास्ट तक तुम्हें सुनना पड़ेगा और लास्ट तक उसका बेनिफिट उठाना है तुम्हें। ठीक है, तो भैया जो जो इसका बेनिफिट उठाएगा, मेरे सामने एनसीईआरटी पड़ी हुई है, मैं A to Z एनसीईआरटी के विरुद्ध मतलब बाहर नहीं पूछूंगा। ठीक है, चलो ठीक है। सबसे पहले अगर बात कर दी जाए तो भैया रेस्पिरेशन से स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन जो है ये कौन रेस्पिरेशन कर सकता है, कौन फूड अपना बना सकता है। मतलब अगर खुद से कौन फूड बनाया जा सकता है, कौन फूड बनाता है, तो वो है भैया पहला कौन है, साइनोबैक्टीरिया। दूसरा तो तुम जानते ही हो भैया, प्लांट होते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया और प्लांट होते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ भैया, जल्दी जल्दी बताना है, सोच रहो। पहली चीज ग्लाइकोलाइसिस किसने दिया, तो वो है तीन लोग, इम्बिडेन, मेयर और कौन है, पार्नास। इम्बिडेन और मेयर और पार्नास, जिसे हम बोलते हैं ईएमपी साइकिल ग्लाइकोलाइसिस को ही बोलते हैं, ईएमपी साइकिल। अब देखो इसमें कितने स्टेप होते हैं, इसमें 10 स्टेप होते हैं। 10 स्टेप जो होते हैं वो कैसे चलते हैं सर, ये डिफरेंट एंजाइम अलग अलग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट एंजाइम रहेंगे, लेकिन अलग अलग रहेंगे। ठीक है, अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग एंजाइम उपयोग होंगे। जैसे कि बात कर दी जाए सबसे पहले अगर मान लो फूड पहले प्लांट फूड बनाते हैं सर। अब ये बताओ फूड किस तरीके से स्टोर होता है सर, या तो ये क्या नाम है, स्टार्च या तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर हो जाए। तब भैया ये किस एंजाइम से ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है सर, ये इन्वर्टेज एंजाइम से। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये दो पार्ट में टूटता है, एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रक्टोज। फिर उसके बाद बात कर दी जाए ग्लूकोज की, बात कर दी जाए ग्लूकोज सबसे पहले बनाता है ग्लूकोज फॉस्फेट बाई दी हेक्सोकाइनेज फर्स्ट एंजाइम होता है जिसमें ग्लूकोज से कन्वर्ट होता है ग्लूकोज से फॉस्फेट। फिर उसके बाद ग्लूकोज से फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज से फॉस्फेट, ग्लूकोज से फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज से फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज से फॉस्फेट, ये जो ग्लूकोज से फॉस्फेट थे फ्रक्टोज से फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है बाय द एंजाइम ऑफ आइसोमेरेज। अब ये फ्रक्टोज से फॉस्फेट
कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1 6 बाय फॉस्फेट या बिस फॉस्फेट बाय दी, ये एंजाइम होता है फ्रक्टोफॉस्फोकाइनेज, ठीक है, ये होता है। फिर उसके बाद फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट होता है भैया किसमें, बताते रहो, बताओ फ्रक्टोज, बताओ जल्दी जल्दी बताते रहो भाई। ये कन्वर्ट होता है भैया, ये कन्वर्ट होता है PGAL और DHEP, ढाप और PGAL, ठीक है। PGAL का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। अब DHEP का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। अब देखो PGAL और DHEP, इधर PGAL इधर DHEP आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों, अगर बात करें फ्रक्टोज 1 से बिस फॉस्फेट से जब कन्वर्ट होते हैं PGAL DHEP बाय द एंजाइम ऑफ एल्डोज, ठीक है, ठीक है। अब देखो PGAL और DHEP आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। अब देखो PGAL जो होता है, PGAL होता है, ये कन्वर्ट होता है किसमें भैया, बताते रहो, देखो बताओ रे, तब तुम्हें भी अच्छा लगेगा हमें भी अच्छा लगेगा। तो 1,3 बाय PGA 1,3 बाय PGA, ठीक है। अब उसके बाद 1,3 बाय PGA, अब ये कन्वर्ट होता है 3PGA, ठीक है। 3PGA कन्वर्ट होता है 2PGA, फिर उसके बाद 2PGA कन्वर्ट होता है 2PEP फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फिर 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, ठीक है। ये सारे 10 स्टेप अलग अलग एंजाइम से होते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें से पहले और तीसरे स्टेप में एंजाइम लेता है, मतलब एटीपी लेता है। दूसरी चीज छठवें और 9वें वाले स्टेप पे हमें डायरेक्ट एटीपी मिलती है। टोटल हमें 8 मॉलिक्यूल से 8 एटीपी मिलती है। तो हमारा जो होता है, ये जो DHEP PGAL होता है, ये 3 कार्बन का होता है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट एसिड और 2 पायरुवेट एसिड के अंदर 8 एटीपी, 2 जगह हमें एटीपी मिली है, लेकिन 8 मॉलिक्यूल से मिली है, लेकिन हमें 2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो 2 मॉलिक्यूल से 2 एटीपी मिली है, और ये 2 एटीपी हमें 2 जगह मिला है। तो हमें टोटल डायरेक्ट एटीपी हमें जो मिली है 4 डायरेक्ट एटीपी मिली है। लेकिन भाई साहब, हमें पहले और तीसरे स्टेप में हमने एटीपी लगा दिया था, एटीपी लिया था, लोन लिया था, तो लोन चुकाना भी तो पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें 4 - 2 कर देते हैं, तो हमें नेट गेन एटीपी जो होता है हमें 2 का मिलता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो छठवें वाले स्टेप पे हमें 2 NaDH2 मिला है, ठीक है, और आठवें वाले स्टेप पे हमें वाटर लॉस हुआ है, मतलब 8वें वाले स्टेप पे वाटर बाहर चला गया, ठीक है। तो इसमें ये जो होता है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस ये दोनों के लिए होता है। ये जो होता है बेसिकली एरोबिक एनारोबिक दोनों के लिए होता है। साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, EMP साइकिल इसे बोलते हैं, ठीक है। ये होते हैं इम्बिडेंट मेयर और पार्नस में होता है। यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता, पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है भाई साहब। ये सारी बात समझ में आई ना भैया। 10 स्टेप होता है। टोटल गेन एटीपी बात कर दी जाए, टोटल गेन एटीपी 8 होते हैं, 8 NaDH2 इक्वल टू 3 ATP होते हैं, 8 NaDH2 इक्वल टू 3 ATP होते हैं। नेट गेन हमें, अच्छा छोड़ो, 2 NaDH2 मिला था हमें, 2 NaDH2। एक बार सारा चीज मैं लिख दे रहा हूँ, तो जरा तुम लोग तो बहुत जल्दी से याद हो जाएगा, लेकिन अगर सुन रहे हो तो भी याद हो जाए। चलो फिर से बताओ, नेट गेन एटीपी हमें कितना मिला था? नेट गेन सर, हमें नेट गेन डायरेक्ट एटीपी 2 मिले थे और 2 NaDH2 मिला था। 8 NaDH2 इक्वल टू 3 ATP हुए, तो 2 NaDH2 इक्वल टू 6 ATP होंगे। 6 ATP होंगे कि नहीं? 8 NaDH2 से 3 ATP मिल रहे हैं, तो 2 NaDH2 से हमें 6 ATP मिलेंगे कि नहीं? हाँ सर मिलेंगे। तो बताओ, 2 ATP इधर, 6 ATP हमें 2 NaDH2 मिला, तो टोटल हमें एटीपी डायरेक्ट में कितने मिले? 6 इधर 2 इधर, 6 2 8 एटीपी हमें टोटल मिले हैं,
ठीक है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों मिला के बात कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमें 2 मिला है, डायरेक्ट एटीपी हमें 2 मिला है, ठीक है। 8वें वाले स्टेप पे हमें वाटर निकला है, फिर पहले और तीसरे वाले स्टेप पे एटीपी यूज हुई है, 6वें और 9वें वाले स्टेप पे एटीपी हमें मिला है। हर एक मॉलिक्यूल से 8 एटीपी मिला है, तो हमें 2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो हमें 2 एटीपी 6वें वाले स्टेप पे मिला है, 2 एटीपी 9वें वाले पे मिला है। ये जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है, ये एरोबिक एनाएरोबिक दोनों के लिए होता है। अब इसके बाद आते हैं, हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट मिल गया, ठीक है। अब पायरुवेट से हमें जब एसिटाइल तो एंजाइम ए बनाना होता है तो इसमें कौन सा एंजाइम उपयोग होता है, तो इसमें डी कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीडेज हाइड्रोलेज भी उपयोग होता है ना, ठीक है। ऑक्सीडेज हाइड्रोलेज भी उपयोग होता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटॉन, जैसे कि मान लो पायरुवेट एसिड 3 मॉलिक्यूल, देखो पायरुवेट एसिड जो होता है ये 3 कार्बन का होता है, और एसिटाइल तो एंजाइम जो होता है वो 2 कार्बन का होता है, और 3 कार्बन से 2 कार्बन पे जब मुझे आना रहेगा तो 1 कार्बन निकलेगा, लेकिन कितने मॉलिक्यूल, 8 मॉलिक्यूल से जब 1 कार्बन निकलेगा तो 8 ये पायरुवेट है, 8 मॉलिक्यूल का पायरुवेट कन्वर्ट होता है जब एसिटाइल तो एंजाइम ए में, तो यहाँ से 8 CO2 निकलता है। लेकिन भैया ये पायरुवेट 2 मॉलिक्यूल की बात करता है, तो 2 मॉलिक्यूल से 2 CO2 निकलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल तो एंजाइम ए बनेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आया। पायरुवेट एसिड से एसिटाइल तो एंजाइम ए, ये 3 कार्बन का है, ये 2 कार्बन का है। जब 3 से 2 कार्बन में मतलब 1 कार्बन निकला होगा, और 1 कार्बन जब निकला होगा CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा, लेकिन भैया ये 2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है तो यहाँ पे 2 CO2 निकलेगा, और इसीलिए एंजाइम लगेगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेज, लेकिन यहाँ पे NAD प्लस कन्वर्ट हो जाता है NADH2, 8 NAD प्लस कन्वर्ट होता है NADH2 में, तो 2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो 2 NAD प्लस कन्वर्ट हो जाए NADH2, मतलब इसे हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलेज, ठीक है। ये बात समझ में आया? हाँ सर, ये बात समझ में आया। अब एसिटाइल तो एंजाइम ए ये जो होता है लिंक रिएक्शन जैसा काम करता है। फिर उसके बाद हम आते हैं क्रेब्स साइकिल में। अभी तुम्हें मालूम है, तुम लोग बोलोगे सर लैक्टिक एसिड और एल्ट्रोलिक वो वाली चीज अभी बताऊंगा, लेकिन अभी सुन लो पहले। क्रेब्स साइकिल की बात कर रहे हैं। अब ये भैया क्रेब्स साइकिल में इंटर रहेगा, तो क्रेब्स साइकिल में सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है ओआ मतलब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये कैसे बनता है? अब सुनो सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। ये कैसे होता है? एसिटाइल तो एंजाइम ए जब बन जाए, तो अब एसिटाइल तो एंजाइम ए, अब ये क्रेब्स साइकिल है, अब ये मान लो ये क्रेब्स साइकिल है, देखो भैया वही इसका उपयोग करें जितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं यही बोलूंगा भैया, क्योंकि अब रिवीजन का टाइम आ गया है, तो जरा जवाब तुम्हें देना है, ठीक है। अब देखो ये एसिटाइल तो एंजाइम ए है, ठीक है, और ये क्रेब्स साइकिल है। अब यहाँ जाने के लिए हमें 2 चीज की जरूरत होती है, एक मैलिक एसिड, एक वाटर। जब कभी भी मेहमान आते हैं सबसे पहले पानी दिया जाता है, मतलब एसिटाइल तो एंजाइम के साथ कौन आया? पहले वाटर आया, दूसरा आया तो एंजाइम ए, वाटर और तो एंजाइम ए जब मिलेगा वाटर और तो एंजाइम ए मिलेगा, और इतना ही नहीं, वाटर और तो एंजाइम ए जो ओआ है ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सिट्रिक एसिड में। तो सबसे पहले क्रेब्स साइकिल का सबसे पहले स्टेबल प्रोडक्ट क्या हुआ? सिट्रिक एसिड हो गया। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? अब देखो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये डायरेक्ट क्या किया है, ये डायरेक्ट बीच में जो स्टेप होता है वो बाय कर दिया, ठीक है। सारा चीज रिवीजन हो जा, बहुत जल्दी हो जा, बस थोड़ी पेशेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद एनसीईआरटी क्या कहती है? पहले सिट्रिक एसिड बना, ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट
होता है ट्रिप साइकिल का। अब ये जो होता है, ये बेसिकली जो होता है, अब ये क्या करता है बेसिकली, अब सिट्रिक एसिड जो होता है ये कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट, ठीक है, आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। अब आइसोसिट्रेट देखो, आइसोसिट्रेट जो होता है बेसिकली, सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का होता है, सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का होता है, आइसोसिट्रेट ये भी 6 कार्बन का होता है। अब देखो भाई, अब देखो देखो, जब ये आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हुआ अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, जब आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हुआ अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ACO2 निकल गया। अब देखो ACO2 निकल गया, अब ACO2 निकला मतलब 6 कार्बन से 5 कार्बन, मतलब सबसे पहले ये बताओ कौन सा क्रेब साइकिल में ऐसा कौन सा नाम है जो 5 कार्बन का होता है, तो वो होता है ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अब देखो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से सस्टेनिल तो एंजाइम ए बनने में ACO2 और निकला, मतलब 5 कार्बन का अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड था, है कि नहीं? हाँ सर था। अब देखो अल्फा कीटो ग्लूटारिक 5 कार्बन का है, सस्टेनिल तो एंजाइम में 4 कार्बन का है, मतलब भैया ACO2 और निकला, ACO2 निकला तो यहाँ पे चार मेंबर से कार्बन बने। अब देखो सस्टेनिल तो एंजाइम में अब ये कन्वर्ट हो जाए सस्टेनिक एसिड में, यहाँ पे जो होता है बेसिकली हमें एक इनडायरेक्ट वे में ATP, और जहां जहां CO2 निकला वहां पे NAD प्लस कन्वर्ट हुआ है NADH2। तो मतलब सबसे पहले हमारा तीसरा स्टेप मतलब आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जब बना हो जा, ACO2 वहां से निकला हो जा, तो वहां पे एक NAD प्लस कन्वर्ट हुआ हो जा एक NADH2 में, ठीक है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से जब ये कन्वर्ट हुआ हो जा सस्टेनिल तो एंजाइम ए, वहां पे CO2 निकला, तो वहां पे भी एक NADH2 और NAD प्लस कन्वर्ट हुआ हो जाए NADH2 में, ठीक है। अब सस्टेनिल तो एंजाइम में कन्वर्ट हुआ सस्टेनेट एसिड में, यहाँ पे जो होता है हमें ATP मिलता है, ये तुम बोल सकते हो GTP मिला हो रहा, ठीक है, GTP मिला हो रहा, ठीक है। अब उसके बाद सस्टेनेट एसिड जब कन्वर्ट हुआ किसमें, फ्यूमरेट में, जब फ्यूमरिक एसिड मतलब सल्फोनेट एसिड जब कन्वर्ट हुआ फ्यूमरिक एसिड में, तब यहाँ पे क्या हुआ होगा भैया, HFAD प्लस कन्वर्ट हुआ होगा HFADH2 में, HFAD प्लस कन्वर्ट हुआ होगा HFADH2 में, ठीक है। अब देखो फ्यूमरिक एसिड कन्वर्ट हुआ मैलिक एसिड बाय द एंजाइम ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, मतलब यहाँ पे भी CO2 निकला होगा, ठीक है, यहाँ पे भी CO2 निकला होगा मैलिक एसिड, ठीक है। अब मैलिक एसिड से कन्वर्ट हुआ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी CO2 निकला होगा। देखो मेरी पूरी बात सुनो, सल्फोनिक एसिड 4 कार्बन का है, ये कन्वर्ट हुआ फ्यूमरिक एसिड, ठीक। सल्फोनिक एसिड 4 कार्बन का है, सल्फोनिक एसिड 4 कार्बन का है, ये कन्वर्ट हुआ फ्यूमरिक एसिड, ठीक। यहाँ पे FAD प्लस कन्वर्ट हुआ FADH2 में, ठीक। अब देखो फ्यूमरिक एसिड कन्वर्ट हुआ जब हमारा हुआ मैलेट एसिड बाय द एंजाइम ऑफ मैलेट, ठीक है, मैलेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 कार्बन का हमारा सल्फोनिक एसिड था, तो मैलेट एसिड जो होता है वो भी 4 कार्बन का होता है। जब ये मैलिक एसिड कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, तो यहाँ पे 4 कार्बन का है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 3 कार्बन का है, तो यहाँ पे भैया ACO2 निकला है, मतलब 4 से 3 कार्बन पे आया है तो ACO2 निकला हो जा, और यहाँ पे भी NADH2 बना हो रहा, ठीक है। तो हमारे 3 जगह NADH2 फॉर्म हुआ, एक हुआ तीसरे, चौथे और एक लास्ट वाले स्टेप में, 2 जगह CO2 निकला है, और एक हमें डायरेक्ट ATP मिला है, वो है FAD प्लस FADH2 में मिला है, और एक हमें इनडायरेक्ट वे में मिला है, ठीक है। तो टोटल सुनो अब टोटल समरी बता दे रहे हैं, टोटल देखो यहाँ पे 3 NADH2 मिला है, 2 हमें क्या मिला, 2 हमें CO2 निकाले हैं, और 8 हमें
एटीपी मिला है वो डायरेक्ट मिला है और 8 एटीपी इनडायरेक्ट वे में मिला है, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूटारिक 5 कार्बन का होता है, बाकी सस्टेनेल तो एंजाइम 4 कार्बन का होता है, सस्टेनिक एसिड 4 कार्बन का होता है, मैलिक एसिड 4 कार्बन का होता है और जेलो एसिटिक एसिड 3 कार्बन का होता है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पानी मतलब क्रेब साइकिल में 2 जगह पानी उपयोग हुआ, एक आते वक्त एक जाते वक्त, मतलब 2 जगह पानी उपयोग हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या बचा, और ये क्रेब साइकिल एक क्रेब साइकिल मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 2 क्रेब साइकिल जरूरत होती है। तो मतलब अगर 2 CO2 निकला है तो टोटल 1 क्रेब साइकिल के लिए मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 4 CO2 निकला होगा। और हमारा 3 क्या बना था, NaDH2, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 6 NaDH2 बना होगा। 6 NaDH2, 4 CO2, 2 ATP और 2 ATP, टोटल हमें जो मिला है, टोटल नेट गेन जो हमें मिला है 12 ATP, ठीक है। ठीक है भैया, तो ये हमारा लिंक रिएक्शन की बात कर दिया, क्रेब साइकिल की बात कर दिया। अब हम आते हैं ETS में। ETS में 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5, 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो सस्टेनेट डिहाइड्रोजिनेज पहले में लगता है और पांचों के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग एंजाइम होते हैं, जैसे कि NADH डिहाइड्रोजिनेज, सस्टेनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और बहुत सारे होते हैं, साइटोक्रोम डिहाइड्रोजिनेज होते हैं, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लेक्स 5 में जो एंजाइम होता है ATP सिंथेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मोबाइल होता है, मोबाइल क्या बोलते हैं, मोबाइल कैरियर मतलब यहाँ से लेता है यहाँ पे पहुंचाता है, यहाँ पे लेता है यहाँ पे पहुंचाता है, तो वो होता है टोटल हमारा 8 जो होता है साइटोक्रोम बी मोबाइल। और वहां पे दो जो होते हैं जो क्या नाम है, इन मोबाइल होता है, जैसे कि यूबीक्विनोन होता है जो कि ये कन्वर्ट होता है। देखो सबसे पहले जो हमारा बना है, अब जितना तैयार हो जाए उसे ये चैप्टर आने वाला है और मैं आई होप, मैं तो सबका बेस्ट चाहूंगा, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर है कितना बढ़िया तैयारी की हो, ठीक है। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं क्या नाम है, NaDH2 जब बना है मेरा, तो यहाँ पे NaDH2 मतलब ये H2 दे देगा और इलेक्ट्रॉन दे देगा, और Na+ जो है ये दोबारा चला जाएगा रिसाइकिल में, और इलेक्ट्रॉन यूबीक्विनोन या फेरोडॉक्सिन या मेन जाके वो इलेक्ट्रॉन ले आएगा और ये इलेक्ट्रॉन देगा जिससे यूबीक्विनोन, और यूबीक्विनोन कन्वर्ट हो जाएगा UQH2। अब ये चला जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 में, और इधर कॉम्प्लेक्स सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स, पहले कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, थर्ड है, फिर सेकंड है, समझो NCERT के हिसाब में कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है पहले पे, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड है, मतलब फर्स्ट है, थर्ड है, फिर सेकंड है। ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब ले आते यहाँ पे यूबीक्विनोन तो दे देंगे, और ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब लेके आएंगे यहाँ पे यूबीक्विनोन तो दे देंगे। अब ये दोनों चले जाएंगे तीसरे वाले पे, और तीसरे वाले पे साइटोक्रोम बी बैठा हो रहा, और ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स 4 वाले पे दे देगा, कॉम्प्लेक्स 4 वाले पे दे देगा। अब कॉम्प्लेक्स 4 वाले पे यहाँ पे ये चला जाएगा, यहाँ पे वाटर आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा और 2 प्रोटॉन आएंगे, और फिर ऑक्सीजन आएगा, और यहाँ पे हमारा जो होता है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये कन्वर्ट हो जाएगा ATP, और जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे 4 प्रोटॉन हमारे मेम्ब्रेन में आ जाएंगे, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में आ जाएंगे, ऐसे ही कुछ रहता, और 4 प्रोटॉन हाँ तीसरे वाले से आ जाएंगे, दूसरे वाले कोई प्रोटॉन नहीं आता, फिर चौथे वाले कॉम्प्लेक्स से 2 प्रोटॉन आते हैं, और यहाँ पे एक प्रोटॉन रेडियंट क्रिएट हो जाता है, और 5वें वाले कॉम्प्लेक्स से यहाँ पे सारे प्रोटॉन जाते वक्त यहाँ पे ATP सिंथेसाइज हो जाता है। इस पोर्शन तो F0 बोलते हैं, इस पोर्शन तो बोलते हैं F1, ठीक है, और यहाँ पे ATP बन जाता है, ठीक है, और यहाँ पे ADP होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स 5 होता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड, फिर कॉम्प्लेक्स सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ होता है। यहाँ पे NaDH2 जो होता है, ये टूटता है जिसमें इलेक्ट्रॉन में प्लस 2 प्रोटॉन में प्लस NAD+ में कन्वर्ट होता है, और ये इलेक्ट्रॉन
या फेमेन लेके आता है, ये यूवी क्विनोन तो दे देता है, और यहाँ से जो होता है Fa-DS2 जो होता है ये इलेक्ट्रॉन ले आता है, प्रोटॉन ले आता है, और प्लस Fa-D प्लस होता है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स लेते U2 तो दे देता है, और U2 साइटोक्रोम B तो दे देता है, और ये चौथे कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। तो टोटल ये ETS की साइकिल थी, ठीक है। तो हमने क्या क्या बात कर लिया, अब ये सारी बातें चल रही। अब ये बताओ पायरुविक एसिड अगर ये एरोबिक कंडीशन नहीं मिला, एरोबिक कंडीशन नहीं मिला तो ये क्या करेगा सर, एनएरोबिक कंडीशन में दो कंडीशन बन सकता है, या तो लैक्टिक एसिड बन सकता है या तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाएगा। एल्कोहलिक जो होता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में दो एंजाइम लगेगा, एक लगेगा डी कार्बोक्सिलेज, और दूसरा जो लगेगा भैया वो कौन सा लगेगा, एक डी कार्बोक्सिलेज लगेगा, और दूसरा क्या लगेगा भैया, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज लगेगा, दो एंजाइम, जिसकी वजह से हमारा पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा हमारा अल्कोहलिक में, ठीक है। यहाँ पे दो चीज जरूरत होती है, अगर जो क्या नाम है, जो ये अल्कोहल होते हैं लेस देन 10% ही सही, लेस देन 7% ही सही होते हैं, अगर लेस देन मोर देन 7% हो जाता तब ये पॉइजनस हो जाता है, और इसके लिए हमें डिस्टिलेशन की जरूरत पड़ती है, और डिस्टिलेशन में दो कंडीशन, अगर 13 से ज़्यादा हो जाएगा तो पूरा पॉइजनस हो जाएगा, और पॉइजनस होने की वजह से यहाँ पे हम डिस्टिलेशन करवाते हैं। और विदाउट डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल होता है वाइन बियर, और डिस्टिलेशन क्या होता है रम वड़ता, जो तुम बोलते हो बहुत सारे आते हैं, अब तुम लोग चेक भी किए होगे, तो ऐसा करना बहुत गलत चीज़ है, तो अपने लाइफ स्टाइल में ये सब चीज़ें मत ले आना, ठीक है। अब ये मैंने पूरा रेस्पिरेशन का लास्ट में बता दिया। अब तो चीज़ें बची हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी टॉर्सियन जो होता है, यहाँ पे कैसे डिफाइन करोगे सर, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, ये होता है रेस्पिरेटरी टॉर्सियन, ठीक है। अब ये बताओ रेस्पिरेटरी टॉर्सियन पार्मेटिक एसिड का क्या होता है, 0.7 होता है, ठीक है। फैट का क्या होता है, 0.7 होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है प्रोटीन 0.9, ऑर्गेनिक एसिड का क्या होता है, मोर देन 1, कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, ठीक है। ये सारी चीज हमने रेस्पिरेशन की बात कर दी। अब उसके बाद हम आते हैं भैया किस चैप्टर पे, PGRF प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डेवलपमेंट, ठीक है। मेरे साथ बने रहो, लास्ट तुम्हारा तैयार करवा दूंगा, बस थोड़ी हिम्मत सहर रखे रहना, ठीक है। तो भैया तैयार हो ना भाई, हाँ सर हम तैयार हैं। तो आज हम लोग बढ़िया से रिवीजन करेंगे। चलो भैया आज हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो तैयार हो ना भाई, तैयार हो ना। जैसे ये चैप्टर हमने जल्दी से जल्दी ही समाप्त किया है, वैसे ही हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी खत्म करेंगे। ठीक है भाई, चलो भैया जरूरत क्या होता है जल्दी बताओ सर, जरूरत क्या होता है। यहाँ पे जरूरत दो चीज बताता है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अच्छा ये बताओ जरूरत किस तरह डिफाइन करोगे। जरूरत तो डिफाइन करने के लिए दो चीजें होती हैं। जरूरत हम इस चीज यूनिसेलुलर में भी होता है और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की बात कर दी जाए, यहाँ पे भी जरूरत होता है। जरूरत जो होता है यहाँ पे बाय दी किससे होता है, बाय दी माइटोसिस होता है या बाय दी डिवीजन होता है, तो बाय दी डिवीजन होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर की बात कर दी जाए, जरूरत जो होता है, जरूरत और रिप्रोडक्शन एक दूसरे से सिनोनिम्स होता है। तो भैया प्लांट ग्रोथ में सबसे बेसिक बातें होती हैं। तो जरूरत परमानेंट होता है, इरिवर्सिबल होता है। लिव इन में इरिवर्सिबल भी होता है, इरिवर्सिबल होता है और परमानेंट होता है, ठीक है। और अगर लिव इन वर्ड याद हो तो तुम्हें याद हो क्या जरूरत किस तरह डिफाइन करोगे। तो भैया ये तुम किस तरह डिफाइन करोगे ना, ही इसमें मतलब ट्विन कैरेक्टर ऑफ जरूरत होते हैं, एक इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल और इंक्रीज इन मास, ठीक है। ये दो कैरेक्टर ऐसे होते हैं जरूरत को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें हैं, जरा जल्दी बता दे रहना, ठीक है। तो चीजें हैं जो जजमेंट मैं देख लेता हूँ। डेवलपमेंट क्या होता है अभी आगे बात करेंगे, लेकिन आराम से बात करेंगे, सब कुछ अपने लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। अब देखो इंक्रीज इन लेंथ ये किस में होता है, किस में देखा जाए इंक्रीज इन लेंथ। अब बताते रहो, देखो तुम लोग ने वादा किया है, अब वादा मत तोड़ो,
ठीक है। वादा हम भी बहुत किए हैं, लेकिन अब ये वादा साथ देने का समय है। अगर दोनों लोग साथ नहीं दो रहे तब तक नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। इंटीरियर इन लेंथ इसमें होता है पॉलन ट्यूब में, इंटीरियर इन लेंथ पॉलन ट्यूब का लेंथ बढ़ता है। इंटीरियर इन सरफेस एरिया सर लीफ का होता है। इंटीरियर इन नंबर ऑफ सेल ये होता है मेज में, कितना होता है 17 मोर देन 17,500 होता है, ठीक है, ठीक है। 17,500 प्रति घंटा होता है। इंटीरियर साइज जो होता है ये हमारा डॉर्सी वेंट्रल लीव में होता है, ठीक है। और फिर क्या है, इंटीरियर लेंथ भी हो जाए, इंटीरियर सेल नंबर भी हो जाए। हाँ, इंटीरियर साइज तो भैया वाटरमेलन में साइज होती है करीब करीब मोर देन 3.5 लाख गुना साइज बढ़ जाती है। 3.5 लाख, मोर देन 3.5 लाख मतलब मोर देन 3,05,5 ना 3.5 लाख से भी ज़्यादा साइज बढ़ जाती है वाटरमेलन का, ठीक है, ठीक है। ग्रोथ किस तरीके से तुम मेजर कर सकते हो? सर ग्रोथ तो हम किस तरीके से, सेंटीमीटर, सर मिलीमीटर, सर मीटर में, सर फुट में, सर इंच में, नहीं, ये सारी चीज नहीं है। तुम ग्रोथ प्लांट में और जो मीटर की तरह मेजर कर सकते हो, और जो मीटर की तरह मेजर कर सकते हो, ठीक है, ठीक है भैया। अब उसके बाद बताओ भैया, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट क्या होता है और जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट क्या होता है? तो भैया अर्थमेटिक में क्या होता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, मतलब ये लगातार ग्रोथ हो रहा है। लेकिन वहीं पे बात चल दी जाए, जियोमेट्रिक में क्या होता है, यहाँ पे लगातार होता है कि रुट रुट से होता है। मतलब अगर दो सेल है तो एक तो रोकना पड़ेगा, दूसरा डिवीजन करेगा, फिर ये दूसरा वाला रुक जाएगा, यहाँ पे एक सेल तो रहेगा ही, दूसरा वाला रुक जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 सेल में, अब ये 2 सेल कन्वर्ट हो जाएंगे 4 सेल में। मतलब ये जो होता है बेसिकली लगातार नहीं होता, हर सेल नहीं डिवाइड होता, इसमें ये सेल रुक जाती हैं और दूसरी सेल डेवलप करती हैं, या तुम तो दूसरी सेल ग्रोथ करती हैं, ठीक है, ठीक है। तो भैया जो होता है, अब जल्दी जल्दी मैं बोलता जा रहा हूँ, तुम सुनते जाओ, ठीक है। देखो अर्थमेटिक जो ग्रोथ होता है, इसमें जो होता है ग्रोथ का ग्राफ जो होता है लीनियर होता है, ग्रोथ का ग्राफ जो होता है लीनियर होता है। और यहाँ पे अर्थमेटिक का जो फार्मूला बनता है यल टी इक्वल टू यल नॉट प्लस आर टी होता है, यल टी इक्वल टू यल नॉट प्लस आर टी होता है, यल टी इक्वल टू यल नॉट प्लस आर टी होता है, ठीक है। यल टी क्या होता है, ये बताओ भैया, यल टी क्या होता है? तो बताओ भाई यल टी क्या होता है, ये कैसा टाइम बताता है? तो ये लेंथ, अरे भाई लेंथ जो होता है ना एट टाइम टी यल टी बताता है, और इनिशियल टाइम जो होता है यल नॉट बताता है, और आर यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ कांस्टेंट होता है कि ग्रोथ रेट होता है? बताओ जल्दी। सर यहाँ पे ग्रोथ रेट होता है, और ये रेट क्या बताता है, इलॉन्गेशन पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इलॉन्गेशन पर यूनिट टाइम होता है। रेट हमेशा टाइम में ही मेजर कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब वही एक्सपोनेंशियल की बात कर दी जाए तो यहाँ पे क्या होता है, डब्ल्यू टी इक्वल टू डब्ल्यू नॉट की पावर ई आर टी, डब्ल्यू टी इक्वल टू डब्ल्यू नॉट की पावर ई आर टी, डब्ल्यू टी इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई की पावर आर टी, ठीक है। डब्ल्यू टी क्या होता है, यहाँ पे बताते रहो, डब्ल्यू टी क्या होता है? तो यहाँ पे फाइनल वेट होता है, यहाँ पे इनिशियल वेट होता है, ई जो होता है बेस ऑफ लॉगरिथम होता है, आर जो होता है यहाँ पे ग्रोथ कांस्टेंट है कि वेट कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भैया वेट कांस्टेंट होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद तुम बता दो भैया, हाँ यहाँ पे 2 चीज आते हैं, एब्सोल्यूट एरर और एक रिलेटिव एरर। तो जरा बताओ एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? यहाँ पे टोटल जरूरत की बात करते हैं, एब्सोल्यूट एरर में टोटल जरूरत की बात करते हैं। और रिलेटिव एरर क्या होता है, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल रेट। ये जो होता है रिलेटिव इंटू 100 तो रहेगा, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 100 तो रहना है, तो इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 जब करेंगे तब ये हमारा जो हो जा यहाँ पे रिलेटिव आ जाए, और जो एब्सोल्यूट हो जाए ये हमारा टोटल जरूरत हो जा, ठीक है, ठीक है भैया। अच्छा ये बताओ अर्थमेटिक
अर्थमेटिक जो ग्राफ है ये किसमें क्या एग्जांपल दिया, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट में क्या एग्जांपल दिया है, तो रूट एंड शूट इलॉन्गेशन का एग्जांपल दिया है, रूट एंड शूट इलॉन्गेशन का एग्जांपल दिया हुआ है। और वहीं पे बात कर दी जाए जियोमेट्रिक की बात कर दी जाए तो यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, अर्ली इम्ब्रियो, जब इम्ब्रियो अर्ली इम्ब्रियो ग्रोथ करता है, मतलब पहले से दो से चार, चार से छः, छः से आठ, याद है ना, एक सेल से दो सेल से चार, चार से आठ, आठ से 16, अरे याद है भैया, एक से सेल, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, मोरेला, ये सारी चीजें याद है, ब्लास्टोमियर लास्ट में याद होता ही ना भैया, आप पेपर से नजदीक पहुंच रहे हो, ऐसा मत करना। जियोमेट्रिक में जो शेप बन के आता है वो सिग्मॉइड बनता है, और अर्थमेटिक में जो होता है ये लीनियर शेप होता है। जियोमेट्रिक में शेप सिग्मॉइड होता है, इसमें 3 फेस होते हैं, लेट फेस, लॉट फेस, स्टेशनरी फेस, लेट फेस, लॉट फेस, स्टेशनरी, ठीक है। अब देखो हमेशा प्राइमरी मेरिस्टम जो होता है ये कन्वर्ट होता है प्राइमरी परमानेंट में, देखो प्राइमरी मेरिस्टम ये क्या होता है, ये डिवाइड कर सकता है, मतलब जब हम छोटे थे हम लोग इधर उधर उधर इधर छटपटाते रहते थे, इधर से उधर भाग जाए, उधर से इधर, मतलब तब हम लोग का इतना ज्यादा जरूरत चलते थे इधर से उधर भाग ले, अब भागना हो नहीं भाग पाएंगे, क्यों भैया क्यों, क्योंकि अब हम लोग परमानेंट में बदल जाए। पहले हम लोग कुछ भी पढ़ लेते थे, चलो यार ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये भी खेल लेते हैं, वो भी, अब उतनी कैपेसिटी नहीं रह रही, क्योंकि अब क्या होता है, या तो यार चलो पढ़ाई ही करते हैं बढ़िया, या तो जिम, मतलब अब हम लोग का काम स्पेसिफिक हो गया। मान लो अब तुम पढ़ाई करते हो, अब तुमसे बोल दिया जाए कि भाई ऐसा है तुम खेती का काम करोगे, तुम नहीं कर पाओगे, बोलोगे इससे सही मेरा यही है पढ़ाई का ही काम करना, या तुम बोलोगे कि अगर, आई होप मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई सब तो करवा लेती है समय, लेकिन ये जेन्युइन की बात कर रहा हूँ, तुम पढ़ाई कर रहे हो, अब पढ़ाई करने के बाद तुमसे कोई बोलते कि भाई ऐसा है खेती काम करना है, तो तुम नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि तुम अब परमानेंट, तुम एक स्पेसिफिक कन्वर्ट हो रहे हो। तो मतलब प्राइमरी मेरिस्टम जब तुम छोटे थे, जैसे तुम एक एग्जाम्पल लो, तुमसे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जब 10th में जाए, जब तुम्हें 2 चीज चुनने को मिला, या तो बायोलॉजी या तो मैथ, उस समय तुम इधर उधर 9-10 तक बहुत छटपटाए, यार ये भी ले लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, डॉक्टर भी बन लेते हैं, इंजीनियर भी बन जाते हैं, आईएएस भी बन जाते हैं, बहुत कुछ हो जाए। अब जब 11th में आए, या तो तुम बायोलॉजी ले सकते हो, या तो तुम मैथ, या तो तुम मेडिकल की तैयारी कर सकते हो, या तो साइंस की तैयारी कर सकते हो। अब तो दया, यार मैं सोचा था आईएएस बनूंगा, यार मैं आईपीएस बनूंगा, ये चीजें था ना, तो मतलब अब तुम परमानेंट में, अभी तक तो तुम मेरिस्टम थे, अब परमानेंट में बदलते, मतलब प्राइमरी मेरिस्टम कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम में, ठीक है। अब इसके अंदर एग्जांपल, प्राइमरी मेरिस्टम में क्या एग्जांपल आता है जरा ये बताओ भैया, तो वो आता है एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होता है ये प्राइमरी मेरिस्टम का एग्जांपल होता है, वहीं पे प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम जो होता है, ये जो होता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल हो जाता है। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो होता है, अगर ये दोबारा ये डिवीजन करना चाहे तो ये क्या आ सकता है, हाँ सर ये आ सकता है, तब हम उस वक्त बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम बोलेंगे या सेकेंडरी परमानेंट मेरिस्टम बोलेंगे। नहीं सर परमानेंट अब इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि ये वापस आ रहा है, ये वापस आ रहा है अपने डिवीजन की कैपेसिटी दोबारा ले आ रहा है, मतलब ये परमानेंट नहीं हो रहा, ठीक है। अब सेकेंडरी परमानेंट, अब मान लो सेकेंडरी मेरिस्टम, अब ये तो दोबारा डिवाइड कर रहा है, अब ये बोले जा रहे यार ठीक है, अब फिर से तुम्हारा काम ठीक हो जाए, तो ही सेल तो रिपेयर करने आना था दोबारा, तो सेल रिपेयर कर दिया, अब बोले भाई तू ठीक है, अब मैं तेरा काम कर दिया, सेल रिपेयर हो गया, अब मैं फिर जा रहा हूँ वापस, अब मैं फिर जा रहा हूँ, तो मतलब यहाँ पे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू हो जाएगा। पहले क्या बना, प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, फिर उसके बाद प्राइमरी परमानेंट, मतलब अब ये दोबारा आ रहा है तो सेकेंडरी मेरिस्टम, अब ये दोबारा परमानेंट में बदल रहा है तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी का एग्जांपल मैंने क्या बताया, एपिकल इंटरकैलरी। सेकेंडरी प्राइमरी परमानेंट एग्जांपल क्या बताया है, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। सेकेंडरी मेरिस्टम का मैंने क्या बताया, शॉर्ट कैम्बियम, और हमारा क्या बनाया हूं, एपिकल, ठीक है। शॉर्ट कैम्बियम और फेलोजन समझते हो ना, ठीक है। और हमारा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल हो जाएगा सेकेंडरी टॉर्टस और फेलम, ये तुम्हें एनाटॉमी में समझ में आएगा, फेलम क्या होता है, फेलोजन क्या होता है, टॉर्च कैम्बियम क्या होता है, ये सारी बातें वहां से तुम्हें समझ में आ जाए बढ़िया से, ठीक है। तो ये जनरल बातें थी, अब मैं सारी चीज
सब रब कर रहा हूँ ना। एक टर्म आता है प्लास्टिसिटी, वो क्या होता है जरा ये बताओ, प्लास्टिसिटी क्या होता है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्लास्टिसिटी क्या होता है? तो मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है अलग अलग वैरायटी के अलग अलग फेज में लाइफ तो सर्वाइव करता है, तो उसे तो हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। एनसीईआरटी क्या डेफिनेशन देती है जरा ये आपको बताता हूँ प्लास्टिसिटी का। एनसीईआरटी बोलती है प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे, मतलब प्लांट अपने अलग अलग पाथवे अपने जीवन काल में, मतलब अपने इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में अलग 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 पाथवे, मतलब जैसे कि मेरी कहने का मतलब है जो प्लांट है इन्वायरमेंट के लिए जो रिस्पॉन्स देना है अलग अलग तरीकों से अगर वो रिस्पॉन्स दे, प्लांट अपने इन्वायरमेंट पे जब रिस्पॉन्स देना है अलग अलग तरीकों से वो रिस्पॉन्स दे प्लांट, तब हम बोलेंगे प्लास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिसिटी का एग्जांपल क्या होता है? बटर फिली, ठीक है, सॉरी बटर कप होता है ना, ठीक है। इसका एग्जांपल होता है कोरिएंडर, कॉटन और क्या होता है बताओ जल्दी? कोरिएंडर, कॉटन और लक्ष्यपुर होता है ना, ठीक है। फिर ये हो गया। अब इसमें 3 फेस आता है जुवेनाइल, ये मार्फोलॉजी का है। जुवेनाइल इलॉन्गेशन होता है नहीं सर, जुवेनाइल होता है। जुवेनाइल जब प्लांट नन्हा होता है, प्लांट ग्रोथ कर रहा होता है, फिर उसके बाद मैच्योर होता है, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है सेन होता है ना, ठीक है, जिसमें क्या होता है प्लांट डिक्लाइन कर देता है। ठीक है भैया। तो एक एग्जांपल दिया है जुवेनाइल फेज में जो प्लांट है वो अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि एक्वेटिक में जो कोरिएंडर का प्लांट है ये अलग तरीके से है, वहीं पे टेरेस्ट्रियल में अलग तरीके से है। मतलब भैया ये अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करता है। एक्वेटिक का फीचर अलग है और टेरेस्ट्रियल का फीचर अलग है, ठीक है, लक्ष्यपुर का। ठीक है, उसी तरीके से बटर टॉप का एग्जाम्पल है, ये भी अलग है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं तो 5 टर्म में। ये सबसे पहले ये जान लो इंडोल कंपाउंड में कौन कौन आता है? तो यहाँ पे इंडोल 3 एसिटिक एसिड आता है ना, इंडोल 3 एसिटिक एसिड आता है, और एक आता है इंडोल एसिटिक एसिड, एक आता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और एक आता है इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल में कौन कौन आता है? इंडोल कंपाउंड में 2 लोग आते हैं, इंडोल कंपाउंड में 2 लोग आते हैं। अरे बोल भाई, इंडोल कंपाउंड में 2 लोग आते हैं, एक इंडोल एसिटिक एसिड और एक इंडोल एसिटिक एसिड। बोल भाई, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं हाँ, अब हम उसके बाद आते हैं एडेनिन डेरिवेटिव का एग्जाम्पल बताओ भैया। तो इसका क्या एग्जाम्पल होता है? एडेनिन डेरिवेटिव का क्या एग्जाम्पल होता है? तो वो होता है किनेटिन होता है ना, और दूसरा होता है फ्लूरी एमिना। ठीक है, इसका बहुत बुरा नाम होता है भाई, इसका नाम होता है यन सिक्स फ्लूरी, और भैया स्पेलिंग भी बहुत अजीब है, तुम नहीं समझ पाओगे। फुर फ्लूरी रेना, ठीक है, फ्लूरी लेमिना। अरे भाई साहब, इतना ये होता है एडेनिन डेरिवेटिव फुर फ्लूरी लेमिना, ऐसे याद करो। एडेनिन डेरिवेटिव में फ्लूरी फुर लेमिना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं इसमें चिरेटिन भी आता है। ठीक है, कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव में कौन आता है? एबीए एब्सिसिक एसिड आता है और एबीए आता है। कैरोटीनॉइड में 2 आता है, एक आता है एबीए, कैरोटीनॉइड में एबीए, और एब्सिसिक एसिड आता है, एब्सिसिक एसिड होता है, और एबीए आता है, और एब्सिसिक एसिड आता है। एक आता है एब्सिसिक एसिड आता है, और एक आता है हमारा
सॉरी, एक आता है हमारा ABA और दूसरा आता है एब्सिसिक एसिड। अब उसके बाद टर्पीन डेरिवेटिव जो होता है, यहाँ पे आते हैं एग्जाम्पल जिबरलिक एसिड। टर्पीन एसिड का एग्जाम्पल बताओ, जिबरलिक एसिड। टर्पीन एसिड का एग्जाम्पल बताओ, जिबरलिक एसिड। इंडोल कंपाउंड जल्दी जल्दी बताओ, इंडोल कंपाउंड क्या होता है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड और IAA। और कैरोटीनॉइड में कौन आता है? ABA और एब्सिसिक एसिड। और फिर उसके बाद हमारा आता है एडिनाइन डेरिवेटिव में यन सिर्फ फुरफ्लूरामीन आता है, प्यूरिन भी आता है और किनेटिन भी आता है, ठीक है। अब इसके बाद ऑर्जिन का कौन खोज किया, जरा बताओ भैया। ऑर्जिन का खोज ये बहुत अचानक हुआ है कि ये क्या नाम है, इसी पे खोज ही चल रही, तो ये सारी चीज़ अचानक हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लो, यहाँ पे एक्सीडेंटल चीज़ हुए, यहाँ पे चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे FW वेंट ने, इन्होंने मिलके ऑर्जिन का डिस्कवर किया। सबसे पहले ऑर्जिन का डिस्कवर किए एक प्लांट में, ऑर्जिन का प्लांट में किए, जिस प्लांट का नाम था ओट। ओट ओट मतलब समझते हो ना, ओट मतलब क्या होता है? टेलियो 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 किस पे था, जो टोलियोपेटाइल ऑफ टर्नरी जरासिस, ठीक है। टोलियोपेटाइल ऑफ टर्नरी जरासिस पे इन्होंने सबसे पहले देखा था। यहाँ पे क्या देखा था? यहाँ पे जब सन पड़ता था, जब उससे सनलाइट और टिप पे पड़ते थे, तो ये क्या करता था? बेंड चल जाता था, ये बेंड चल जाता था। जब भी सनलाइट पड़ता था हमारा टोलियोपेटाइल ऑफ टर्नरी जरासिस में, तब ये बेंड चल जाता था। तो ऑर्जिन भाई साहब ये नहीं समझ पाए कि ये क्यों बेंड कर रहा है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस पर खोज करना शुरू किया। इन्होंने मालूम पड़ा कि भैया इसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर है जिसकी वजह से ये बेंड होता है। तब इसे सबसे पहले आइसोलेट किए FW वेंट ये किए टोलियोपेटाइल ऑफ ओट सीटलिन पे इन्होंने किया था, ठीक है, ठीक है भैया। अब देखो, फिर उसके बाद बात कर दी जाए तो नेचुरल फॉर्म में कौन कौन आते हैं? ऑर्जिन के नेचुरल फॉर्म में कौन कौन आते हैं? तो IAA और IBA, ये दो होते हैं नेचुरल फॉर्म में। और वहीं पे सिंथेसिस फॉर्म में कौन कौन आता है ऑर्जिन में? तो वो होते हैं भैया NAA और 2-AD, ठीक है। 2,4-D 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 देखो, सिंथेसिस में कौन आता है? जल्दी जल्दी बताओ। सिंथेसिस में 2,4-D और NAA आता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये किसमें हेल्प करता है? जरा सुनना अपने मन में एक बार आके बंद करो, मेरी बात मानो ना, बंद करो आके, और मैं जैसे जैसे बोलूँगा वैसे वैसे बोलो, अपने मन में बोलो। सबसे पहले ये रूटीन में हेल्प करेगा, मतलब ये रूटीन हार्मोन्स में हेल्प करेगा, एक तरीके का रूटीन हार्मोन्स में हेल्प करेगा। और ये इंड्यूस करेगा किसमें? फ्लावरिन में। ये इंड्यूस करेगा फ्लावरिन में, इतना ही नहीं, और ये इंड्यूस करेगा फ्लावरिन किसमें? पाइन एप्पल में ये इंड्यूस करेगा फ्लावरिन, ठीक है। और इतना ही नहीं, ये सेल डिवीजन में भी रोल अपनाएगा। और भैया यहाँ पे नए नए लीफ को प्रिवेंट करेगा, मतलब जो नए नए लीव्स है वो गिरने से बचाएगा, मतलब फॉल करने से प्रिवेंट करेगा नए लीफ तो फॉल करने से प्रिवेंट करेगा, न्यू लीफ तो प्रिवेंट करेगा फॉल करने से। और इतना ही नहीं, मोस्ट ऑफ, ज़्यादा नहीं, पूरे नहीं बोला, मोस्ट ऑफ डाइटॉट जो होते हैं, डाइटॉट सीड को ये क्या करेगा? मार देगा या बचाएगा? बताओ ऑर्जिन। तो ये डाइटॉट हर्बिसाइड होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ, पूरे डाइटॉट तो नहीं चलता है, मोस्टली तो चलता है, लेकिन पूरे तो नहीं चलता है, ठीक है। और मोनोटॉट हर्बिसाइड नहीं होता है, ठीक है। और ये इतना ही नहीं, ये जो ऑर्जिन होता है ये फ्री लॉन ऑफ गार्डन में भी उपयोग किया जाता है, जिससे कि जितने भी जरासेज होते हैं ये बढ़िया से उग जाते हैं। अब उसके बाद आता है जिबरेलिक, जो कि ये डिस्कवर किए हैं इत्रुसावा, ठीक है। ये राइस सीडलिन में देखा गया था, सबसे पहले चावल के सीडलिन में देखा गया। ये तरीके से फंगल पैथोजन है, ठीक है। और ये किसमें देखा गया? जिबरेल्ला फ्यूजीटुराई, ठीक है, जिबरेल्ला फ्यूजीटुराई, ठीक है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो जिबरेलिक एसिड में आया बहुत ज़्यादा पाया, GA1 GA2 मोर देन
100 जिबरलिक एसिड पाया जाए, लेकिन मोस्टली जो सबसे पहले जो सबसे वेल क्वालिफाइड हुआ है वो हुआ GA3। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये कहाँ से मिला था? सबसे पहले फंजाई और यहाँ पे रूट ऑफ हायर प्लांटेड में। ठीक है, और जर्मिनेशन ऑफ सीड, अब देख लो इसका प्रॉपर्टी क्या है। ये सीड जर्मिनेट में हेल्प करता है। ठीक है, मार्टिन प्रोसेस में उपयोग होता है। जो सन बुढ़ापे आने तो डिले चलता है, जल्दी जल्दी बुढ़ापा नहीं लाता, डिले चलता है सन तो। ठीक है, ब्लॉटिन में हेल्प करता है। और भैया 120 टन पर एकड़ शुगर ट्रेन का यील्ड बढ़ा देता है। 120 टन पर एकड़ शुगर का यील्ड बढ़ा देता है शुगर ट्रेन का। ठीक है, और ये शेप, साइज और इम्प्रूव करता है किसका? एप्पल का शेप और साइज इम्प्रूव करता है। एप्पल का शेप और साइज इम्प्रूव करता है। एप्पल का शेप और साइज इम्प्रूव करता है। और इतना ही नहीं, और ग्रेप का स्टार्च भी इंक्रीज करता है। अब उसके बाद आते हैं साइटोचाइनिन। ये जो होता है ये देने वाले हैं यफ डॉट एक्यूज एंड हिज डॉटर मतलब उनके तो वर्कर्स, ये उनके साथी, उनके सम्मेलन, उनके साथी लोग मिलके FW स्टोर्स और उनके साथी ये सारे साइटोचाइनिन पे वर्क किए थे। जिस पे क्या था? इंटरनोडल ऑफ टोबैको स्टेम, मतलब जो टोबैको का इंटरनोडल मतलब बीच वाला जो स्टेम होता था उस पे वर्क किए थे। ठीक है, अब इनका जरा देख लेते हैं, इनका क्या देख लेते हैं, प्रॉपर्टी क्या है। ये आइडेंटिफाइड और लाइन फॉर्म से थे। ठीक है, लेटर मतलब बाद में ये किसने किया तो ये बाद में यही साइटोचाइनिन पूरी तरीके से यफ एक्सॉर्ज नहीं कर पाए। बाद में कौन आया था? मिलर इटाल आया था ना, मिलर इटाल आए थे। इन्होंने पूरी तरीके से साइटोचाइनिन तो बढ़िया से डिराइव किया था। इन्होंने एक टर्म बताया था साइनेटीन, इन्होंने एक टर्म दिया था। ठीक है, इन्होंने बोला था यहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन होता है, रूट स्टेम का बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन होने लगता है। और मार्फोजेनेसिस होता है, प्रमोट न्यूट्रिएंट प्लस मेटाबॉलिज्म। बुढ़ापे तो ये भी डिले चलता है, मतलब डिले सेंसेन। एपिटल डोमिनेंस तो ओवर चमचता है, प्रमोट करता है लेटरल शॉर्ट जरूरत। ठीक है, टिश्यू कल्चर तो प्रमोट करता है और शूट जरूरत तो। ठीक है, अब उससे आता है एबीए का क्या नाम है पूरा बताओ? तो ये एक तरीके का इनहिबिटर होता है। ये प्रमोट नहीं करता, ये इनहिबिट करता है, जरूरत तो इनहिबिट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉर्मिन भी आता है, डॉर्मेंसी तो रोक देता है। ठीक है, ठीक है। अब इथाइलिन किसने खोजा था? यच ट्रोजिन। ठीक है, और ये फ्रूट राइपनिंग में हेल्प होता है। सेंसेशन मतलब फ्लावर और लीफ तो सेंसेशन करने का हेल्प आता है। ठीक है, मतलब फ्लावर और फ्रूट तो बुढ़ापे तो आने से रोकता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये पोटैटो ट्यूबर स्पॉटिन करता है। और यहाँ पे पीनट मतलब मूंगफली तो ये जर्मिनेट भी करता है, पीनट सीड तो जर्मिनेट करता है। और यहाँ पे सीड डॉर्मेंसी और ब्रेथ बड ये जो होता है इनिशिएट करता है फ्लावरिंग प्लांट में। ठीक है, और जो कि फ्लावरिंग इन मैंड्रो में फ्लावरिंग भी लाता है। ठीक है, ये सारी बातें थी हमारे प्यारे से चैप्टर प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन वाले पे, क्योंकि इसमें फोटो पीरियोडिज्म नहीं है। ठीक है, तो हमें वो पढ़ना भी नहीं है। अच्छी बात यही है। अब उसके बाद हम आते हैं भैया फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ठीक है, तो तैयार हो ना भैया? तैयार हो कि नहीं? तैयार हो? हाँ भाई, तैयार हो कि नहीं? बढ़िया से अब रिवीजन करने जा रहे हैं। अब तीसरा मतलब ये लास्ट है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस सबसे बहुत फास्ट हो जाए रिवीजन। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों के लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी भी ले आएंगे। 6 चैप्टर है टोटल, तो उसमें करीब मान के चलो 2 घंटे तो लगेंगे, 2 से 2.5 घंटे अप्रॉक्स मान के चलो। ठीक है, तो अब चलो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने आए मोल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया CO2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है
फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ज़्यादा माने रखता है, तो भैया भूलना नहीं। ये बेसिकली इन्होंने क्या किया था, इन्होंने KOH वाला सॉल्यूशन लिया था, इन्होंने KOH का सॉल्यूशन लिया और एक ट्यूब लिया मतलब एक मेरे क्या बोलना चाहता हूँ, एक इन्होंने क्या लिया, ट्यूब मतलब समझ रहे हो, जो केमिस्ट्री लैब में वो नहीं होता, फनल बोलते हैं। तो एक ट्यूब लिया, उसमें KOH का सॉल्यूशन डाला और इन्होंने पत्ती के अंदर, लीफ के अंदर, वो जैसे ये लीव्स है, इस ट्यूब के अंदर ऐसे अंदर कर दिया और इसकी वजह से यहाँ पे जो CO2 थे सारे इन्होंने सोच लिया और यहाँ पे जो पत्ती थी वो पॉजिटिव आयोडाइड टेस्ट नहीं दिया, ठीक है, आयोडाइड टेस्ट नहीं दिया पॉजिटिव। इसकी वजह मुझे मालूम पड़ा CO2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि KOH सॉल्यूशन CO2 सोच लेता है। जब CO2 सोच लिया तब यहाँ पे मुझे मालूम पड़ा कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए भी CO2 की महा जरूरत होती है, ठीक है। फिर उसके बाद पिस्टले साहब आए, इन्होंने O2 डिस्कवर किया इन 1774, ठीक है, 1774, ठीक है। इन्होंने बताया ग्रोथ के लिए एयर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, एयर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर हमारे इन्होंने क्या दिया, बेसिकली इन्होंने दिया था बेलजार एक्सपेरिमेंट, दिया, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद पिस्टले साहब है, इन्होंने क्या दिया, 1733 से 1804 इनका क्या नाम है काम चला। इन्होंने बताया O2